नमस्ते इन्वेस्टर्स, दिस इज ध्रुव बजाज फ्रॉम स्मार्ट सिंह सर्विसेज। लास्ट वीक अरियंत ने एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग कॉन्क्लेव रखा था जहां पे उन्होंने 150 लिस्टेड कंपनीज के मैनेजमेंट्स को बुलाया था टू इंटरैक्ट विद द इन्वेस्टर कम्युनिटी। एंड ये एक ऑनलाइन रूट के थ्रू हुआ था। तो हमारी पूरी टीम ने लगभग 70 कंपनीज कवर करी थी। हमने उसके जो डिटेल नोट्स थे वो हमारे ट्विटर प्रोफाइल पे शेयर भी करे थे। बट काफी सारे इन्वेस्टर्स के हमें मैसेजेस आए थे कि आपने बहुत सारी कंपनीज के नोट्स तो शेयर करे, बट इफ यू कैन हाईलाइट सम इंटरेस्टिंग कंपनीज जहाँ पे अगले 3 to 5 years में आपको अच्छा ग्रोथ का विजिबिलिटी दिख रहा है, देन इट विल इम्प्रूव आवर रिसर्च प्रोसेस बिकॉज अल्टीमेटली 150 कंपनीज एक साथ स्टडी करना इज वेरी टफ। तो कौन सी ऐसी 5-6 कंपनीज है जिसमें इन्वेस्टर्स इमिडिएटली रिसर्च करना स्टार्ट कर सके एटलीस्ट। सो वी थॉट कि हम उस पर एक वीडियो बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग 6 कंपनीज कवर करते हैं जो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगी फ्रॉम द ग्रोथ विजिबिलिटी पर्सपेक्टिव। सो अगेन इनमें से थोड़ी कंपनीज शायद से हमारे खुद की पोजिशन भी किया, हमने अपने कस्टमर्स को एज अ बाय रेको भी दिया होगा। बट द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो इज नॉट टू गिव यू सम बाय और सेल रेको, इट इज सोनली टू शेयर सम इंटरेस्टिंग कंपनीज जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विजिबिलिटी है। सो अगेन इसमें जो भी हम कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेरा शायद से कहीं पे पोजीशन होगा, कहीं पे नहीं भी होगा। सो इट्स प्योरली फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्पस। So again, the first company that we will cover is Deep Industries Limited. अब दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका लास्ट 30 ईयर से प्रेजेंस रहा है इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, जहाँ पे वो सारी सपोर्ट सर्विसेज जो रिक्वायर्ड होती है इन दिस इंडस्ट्री, फिर चाहे उसको ड्रिलिंग रिग्स प्रोवाइड करना हो गया, प्रोसेसिंग करना हो गया, स्टोरेज का काम हो गया, या फिर ट्रांसफर करना हो गया, ये पूरी इंडस्ट्री की जो भी प्रोडक्शन के बाद की जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है वो सब ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये लोगों ने रिसेंटली काफी नई नई प्रोडक्ट लाइन भी डेवलप करी है एंड इनके कस्टमर बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम आगे देखेंगे। सो अगर हम ब्रीफली इनका सेगमेंटल मिक्स समझने की ट्राई करें तो ये लोग जो रिग्स प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्सप्लोरेशन सर्विसेज, उससे लगभग इनका 33% का रेवेन्यूज आता है। एंड देन गैस कंप्रेशन एंड गैस डिहाइड्रेशन से इनका कुछ 50% के रेवेन्यूज आते हैं। एंड द रिमेनिंग रेवेन्यूज कम फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें लोग सारी जो भी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं उसको एक कंबाइंड वे में एक प्रोजेक्ट की तरह प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं, विच इज द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सर्विसेज। अब अगर मैं इसमें और अच्छे समझने की ट्राई करूँ इनका सर्विस पोर्टफोलियो, सो इनका नेचुरल गैस कंप्रेशन में ये लोग इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है एंड लोग चार्टर्ड हायर बेसिस में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली गैस डिहाइड्रेशन का जो काम होता है जिसमें ये लोग गैस को पहले उसमें से हाइड्रोजन एटम्स निकालते हैं जिससे लोग आगे फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो उसमें लोग बिल्ड, ओन एंड ऑपरेटिंग एंड ट्रांसफर वाले मेथड में ये लोग ऑपरेट करते हैं। एंड अगेन इस पे ये लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है इंडस्ट्री में। एंड दीप के पास कुछ 11 ड्रिलिंग एंड वर्क ओवर रिग फ्लीट्स भी है जिससे ये लोग अगेन एक्सप्लोरेशन सर्विसेज में हेल्प करते हैं प्रोवाइड करने में। एंड लास्ट जो मैंने बताया था कि ये लोग ने एक न्यू सेगमेंट चालू करा है कॉल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें जो हमने सारी सर्विसेज की बात करी वो एक कंबाइंड मैनर में ये लोग प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। एंड ये लोग ने एक और न्यू इंटरेस्टिंग सर्विस स्टार्ट करी है जिसमें इनका फर्स्ट क्लाइंट था ओएनजीसी, जिसमें बेसिकली ये लोग ओएनजीसी जैसी कंपनीज को हेल्प करेंगे कि उनकी एग्जिस्टिंग जो भी साइट्स है उसमें से एडिशनल ऑयल निकालने का। सो बेसिकली आज सपोज मेरा कोई पर्टिकुलर बेसिन पड़ा है जहाँ पे मेरी इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है एंड मैं बहुत ज्यादा ऑयल निकाल नहीं पा रहा, तो प्लेयर्स लाइक डीप इंडस्ट्री आएगी जो मेरी एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करेगी। एंड जो इंक्रीमेंटल एफिशिएंसी बढ़ेगी उसमें इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग होगा। सो ये लोग का एक न्यू प्रोजेक्ट ये लोगों ने चालू करा है ऐसे। जस्ट अ सेकेंड। अब अगर मैं बात करूं कि हमें एक कंपनी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है एट दिस करंट जंक्चर, वो ये है कि ओवरऑल इंडस्ट्री के जो डायनामिक्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। जो पहले तो नॉर्मली इन लोगों का डिपेंडेंस था ऑन गवर्नमेंट कंपनीज लाइक ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया, अब वो डिपेंडेंस धीरे धीरे हट रहा है बिकॉज जो प्राइवेट प्लेयर्स है चाहे रिलायंस हो, वेदांता हो या एसआर हो, उनकी भी ऐसा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है जिससे इनका जो ओवरऑल कस्टमर बेस है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रहा है। एंड बिकॉज अभी आजकल ऑयल एंड गैस का ग्रेजुअली गवर्नमेंट को भी अंडरस्टैंड हो रहा है कि हम लोग इतना सारा इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम इंडिया में आगे जाके एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे तो काफी शॉर्टेज हो सकती है। इसकी वजह से ये सब जो मेजर कंपनीज है वो लोग काफी सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली कंपनीज लाइक डीप इंडस्ट्रीज आर बेनिफिटिंग। अब ये इंडस्ट्री में एक और की डायनेमिक ये होता है कि जो ऑयल का जो रेट होता है
क्रूड का जो रेट जैसे हम कहते हैं, उस पर बहुत मेजर डिपेंडेंस होता है ऑन द न्यू एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स। सो कोई भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है उसके लिए कोई न्यू प्रोजेक्ट तभी वायबल होता है जनरली जब ऑयल का जो दाम होता है, दैट इज क्रूड का जो रेट होता है, दैट इज जनरली हायर देन $70। एंड सिंस अभी अराउंड $80 to $85 चल रहा है रेट, तो नेचुरली ये सब कंपनीज के लिए काफी बेनिफिशियल हो रहे हैं ये सब प्रोजेक्ट्स। अब ये सब कंपनीज जब भी ऑयल एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स करेगी, तो नेचुरली जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, दैट इज जो एंसिलरी होगा इनका, वो भी बेनिफिट करेगा। तो दीप इंडस्ट्रीज ने अपने कॉल में ये चीज मेंशन करी थी कि प्री कोविड ये लोग के अराउंड 300-400 करोड़ की मैक्स टू मैक्स ऑर्डर बुक होती थी। बट अभी अगर हम करंटली इनका सिनेरियो देखेंगे, तो कुछ 2600 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, जिसमें से अगेन एक ऑर्डर इनका ओएनजीसी के साथ है ऑफ अराउंड 1400 करोड़, जो अराउंड 15 ईयर्स में एग्जीक्यूट होने वाला है। सो दिखने में बहुत ज्यादा हाई लग रहा है ऑर्डर बुक, बट इवन देन अगर हम इनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, सो काफी ज्यादा हाई ऑर्डर बुकिंग की हो रही है। एंड अगेन बिकॉज काफी सारे ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस आर रिलेटिवली हाई, एंड ये ऑलमोस्ट सारी जो कंपनीज है इंडस्ट्री में उनको केटर करती है, एंड दे आर द मार्केट लीडर्स इन दिस स्पेस। सो नेचुरली दीप इंडस्ट्रीज विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस। एंड इनकी जो भी टेलविंड्स है, ये आज से नहीं, लास्ट 1-2 साल से जो टेलविंड्स है, दैट इज बीइंग विजिबल इन द नंबर्स एज वेल। तो अगर हम इनके नंबर्स देखेंगे, तो लास्ट 3-4 साल में इनकी रेवेन्यूज हैव ग्रोन बाय 30% केगर। सिमिलरली इनकी जो एबिटा भी है, दैट इज ग्रोन बाय अराउंड 31% केगर, एंड पैट में कुछ 24% का ग्रोथ आया है। एंड इनका जो गाइडेंस है वो ये है कि हमने एक तो लास्ट 10 साल में एबिटा 40% में मेंटेन करा हुआ है, एंड आगे 3 साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा रेवेन्यूज का ग्रोथ आएगा, दैट विल ऑल्सो बी अराउंड 30% केगर। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट ये रखा था कि एबिटा इन लोगों ने 40% में मेंटेन करके रखा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज इनका जो एंड यूजर है, ऑयल एंड गैस कस्टमर्स, उनकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है। तो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो अच्छा करेगी, गिरेगी तो गंदा करेगी, जनरली ऐसा होता है। बट डिस्पाइट दैट उनकी जो एंसिलरी थी, उन्होंने लास्ट 10 साल में अगर अपने मार्जिन मेंटेन करके दिखाए, तो दैट शोज कि इनका कुछ तो मोट है, तभी ये लोग इतने मार्जिन कंसिस्टेंट वे में मेंटेन कर पा रहे हैं। एंड अगेन ग्रोथ की हम बात करें, तो ये लोग कह रहे हैं कि अगले 2-3 साल में पैट में कुछ 40% का ग्रोथ आने के चांसेस है। एंड इनका जो ऑर्डर बुक, इसमें कि मेजर रिस्क होता है कि ये लोग अपना जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस बता रहे हैं वो इनकी करंट ऑर्डर बुक के हिसाब से बता रहे हैं, बट इनकी करंट ऑर्डर बुक एक पर्टिकुलर डॉलर की रेट पे डिपेंडेंट है। तो अगर क्रूड के प्राइसेस गिर जाएंगे, तो जो दिख रहे हैं एक्चुअल में इनके ऑर्डर्स काफी शायद से कोलैप्स भी हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट ने ये बात बोली थी कॉन कॉल में कि इनके जो भी ऑर्डर ये लोग बता रहे हैं, उसमें ये लोग के जो फ्यूचर जो गाइडेंस है, दैट इज प्रोजेक्टेड कि अगर ऑयल का रेट अराउंड $50 समथिंग रहता है, दैट इज इनका बेसिकली आइडिया ये है कि अभी ये लोग जो प्रोजेक्शंस बता रहे हैं, दैट आर प्रीटी कंजर्वेटिव, एंड ये लोग अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे अंटिल जो डॉलर है, क्रूड का जो रेट है, दैट फॉल्स बिलो $50। सो इन दैट सेंस कुछ मेजर हेडविंड दिख रही है अगले 2-3 साल के लिए, विच इज विजिबल फ्रॉम द रिसेंट ऑर्डर दैट दे गॉट फ्रॉम ओएनजीसी। जो इनको कुछ 1400 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो इनकी हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। और जिसमें अगेन जो मैंने बात की थी, ये लोग इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज देने वाले हैं, जहाँ पे ये लोग एफिशिएंसी इंप्रूव करने की ट्राई करेंगे एग्जिस्टिंग बेसिन के। तो उसके रिगार्डिंग इन लोगों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिला है। अब ग्रोथ स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, कंपनी की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑन द मार्जिन फ्रंट हैज बीन प्रीटी डिसेंट, बट इसमें काफी सारी मेजर रिस्क भी है। एक तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इससे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, एंड बिकॉज आपके एंडिंग में क्रूड के जो प्राइसेस रहेंगे, उसमें आपके फॉर्च्यून्स काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर हल्के से भी कुछ प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो गया, तो ये कंपनी नेचुरली सफर करेगी। एंड इनकी हिस्ट्री रह चुकी है, ये लोगों ने काफी अच्छा प्रोमिस करे कि हम लोग इतना ग्रोथ करेंगे, बट ये लोगों ने डिलीवर नहीं करा था। अब इसमें एक मेजर कंपोनेंट ये भी था कि इंडस्ट्री में हेडविंड्स काफी थे, तो मे बी इसलिए लोग परफॉर्म पास्ट में अच्छा नहीं कर पाए थे। बट सिंस ये लोग अभी 30-40% के ग्रोथ के टारगेट्स दे रहे, तो वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि ये लोग ने पास्ट में, अगर हम 2020 के बाद से परफॉर्मेंस हटा दे, तो उसके पहले लोगों के पास्ट में परफॉर्मेंस में इश्यूज रह चुके हैं। एंड प्रमोटर ग्रुप को पास्ट में काफी सारे मतलब एक्यूएशंस रखे हैं, राइटफुल या रॉन्गफुल, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि ये लोगों का पास्ट में कुछ बहुत मेजर इशू हो गया था विद ओएनजीसी, जहाँ पे ये लोग ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था ओएनजीसी में, उसमें कुछ प्राइसिंग का कुछ ये लोग ने इशू करा था, जिससे ओएनजीसी को लॉसेज हुए थे काफी सारे वो कॉन्ट्रैक्ट में। तो कुछ आर्बिट्रेशन केस भी हुआ था, जहाँ पे ये कंपनी को ओएनजीसी को कुछ पे करना था फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अब अगेन इधर इशू ये है कि अगर आपका एक मेजर कस्टमर ओएनजीसी है, उसके साथ पास्ट में आपके सब इश्यूज रह चुके हैं, तो मार्केट थोड़ा कॉशियस रहता है विद रिगार्ड्स टू दैट। अब मैं इस चीज को इस वे में देख रहा हूँ कि सिंस ऑल द पास्ट में के सब इश्यूज रह चुके हैं ओएनजीसी के साथ,
बट इवन देन ये लोग अगर 1400 करोड़ का ऑर्डर ले पा रहे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो आई थिंक सो दैट इशू इज अ थिंग ऑफ पास्ट। बट सिंस इनका पास्ट में ये सब ऑर्डर बेस में अगर इन लोग के कुछ प्राइसिंग में इशू रह चुके जहाँ पे इन लोग ने शायद से सामने वाली पार्टी के साथ उतनी फेयर डीलिंग नहीं करी थी, तो आई विल ऑब्वियसली टेक दिस एज अ मेजर रिस्क गोइंग फॉरवर्ड। एंड इनके पास्ट में जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस थी उसमें भी थोड़े क्वेश्चंस उठे हुए हैं, तो अगेन वो भी हमें आगे कंटिन्यूसली ट्रैक रखना पड़ेगा। एंड ये कंपनी की काफी सारी सब्सिडरी है विच इज कॉमन इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। बट हमारा ये फिलोसफी रहता है कि अगर कोई भी कंपनी बहुत सारी सब्सिडरी के साथ वर्क कर रही है, तो उसमें नंबर्स फर्ज करने के चांसेस आर मच हायर एंड मच मोर इजियर। सो वी जनरली प्रीफर थोड़ा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, एंड सिंस इसके बहुत सारे सब्सिडरी है काफी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी होते हैं, सो वी आर कॉशियस अबाउट दैट। एंड लास्ट इज इनके जो 70% जो भी रेवेन्यूज आते हैं वो खाली 2-3 मेजर क्लाइंट से आते हैं, लाइक ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। सो वी सी दिस एज अ मेजर रिस्क। अब अगेन ये हम हाइंडसाइड में ये भी देख सकते हैं कि बिकॉज ये इंडस्ट्री इतनी कंसोलिडेटेड है इन नेचर, जहाँ पे नेचुरली ओएनजीसी इज अ मार्केट लीडर एंड ऑल इंडिया, ये सब ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप ऑफ बिजनेसेस है इंडिया में, तो इसमें आप बहुत सारे कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो मे बी इतना कुछ मेजर रिस्क नहीं होगा ऑन द कॉन्सेंट्रेशन फ्रंट। बट जैसे हमने पास्ट में केस देखा था इनका कि ओएनजीसी के साथ इनका कुछ इशू हुए थे ऑन द प्राइसिंग फ्रंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे इशू अगर आगे इनके भी होते हैं तो इनके रिवेन्यू से बहुत मेजर हिट आ सकता है, बिकॉज काफी कम कस्टमर से आपका डिपेंडेंस है ऑन द रेवेन्यू फ्रंट। So again, this is one major interesting industry, and this industry primarily looks very interesting because tailwind काफी strong है on the oil exploration projects front. And जैसे ये लोग नए नए सर्विसेज लॉन्च करे लाइक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, एंड ये लोग ने अभी ऑफशोर रिग्स का काम करना भी स्टार्ट करा है। सो ये कंपनी की एक खासियत ये थी कि ये लोग सारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे ऑफशोर हो जाए ऑनशोर हो जाए, ये लोग का पहले ऑनशोर में तो कंप्लीट प्रेजेंस था ही इनका, चाहे फिर वो एक्सप्लोरेशन का काम हो जाए, प्रोसेसिंग का काम हो जाए, या ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाए। बट अब ये लोग ने ऑफशोर प्रोजेक्ट्स में भी वेंचर करा है थ्रू द एक्विजिशन ऑफ दिस कंपनी डॉल्फिन ऑफशोर। एंड ये कंपनी लोग ने एनसीएलटी से अक्वायर करी थी, जिसमें बेसिकली ये लोग रिग्स देंगे फॉर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स टू द टू प्लेयर्स लाइक ओएनजीसी। एंड ये लोग का जो ये लोग ने एक्विजिशन करा था उसका ये लोग ने जो बार्स था इनका जो की सर्विस ये लोग जो देने वाले हैं, वो FY24 के Q3 से इसके रिवेन्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगेन डॉल्फिन ऑफशोर इज अ लिस्टेड एंटिटी जो ये लोग ने एनसीएलटी से अक्वायर करी थी, तो उसमें ये लोग का कुछ 75% का शेयर होल्डिंग है एट द मोमेंट। एंड ये लोग का इसमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बुलिश है, वेर इन दे आर एक्सपेक्टिंग की अराउंड 100 करोड़ के रेवेन्यूज आएंगे फ्रॉम डॉल्फिन ऑफशोर इन FY24, एंड FY25 में अराउंड 200 करोड़ के रेवेन्यूज आएंगे। एंड बिकॉज ये रिस्क जो होता है वो काफी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस होता है, जहाँ पे आपके कुछ मेजर एक्सपेंसेस नहीं होते अदर देन प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो इसमें आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होते हैं दैट आर वेरी हाई, लाइक 50-60% से भी ज्यादा इनकी कई बार ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। तो मेजर परसेंट ऑफ द रेवेन्यूज विल डायरेक्टली फ्लो इनटू द बॉटम लाइन। सो ये बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इनके लिए, स्पेशली बिकॉज इंडस्ट्री में अभी काफी सारे एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, एंड जो इनको रेट्स मिलते हैं इनके रिस्क को सप्लाई करने के, वो अब काफी ज्यादा हाई होगी बिकॉज ऑफ द डिमांड इन द इंडस्ट्री। एंड अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, इनकी वैल्यूएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन कुछ 26 to 20 की है, एंड इनका जो वैल्यू स्टेक है जो डॉल्फिन ऑफशोर में जो एक लिस्टेड एंटिटी है, उस स्टेक का ही वैल्यू खाली 1600 करोड़ है। अब मेरा उसमें असेसमेंट ये है कि बिकॉज वो एक एनसीएलटी से कंपनी बाहर आई थी, एंड पब्लिक में उसका शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा कम है बिकॉज उसका फ्लोट बहुत ज्यादा कॉर्नर्ड है, तो ऐसी कंपनीज में जनरली ऐसा चांसेस होता है कि जो वैल्यूएशन दिखती है मार्केट में वो बहुत ज्यादा ऑब्सीन होती है, एंड ड्यूरिंग करेक्शन बिकॉज लो फ्लोट होता है तो वो फॉल भी उतना जल्दी होती है। सो आई वोंट से कि ये जो 1600 करोड़ की वैल्यूएशन है इनको एक्चुअल में वो पूरा वैल्यूएशन आगे भी सस्टेनेबली मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट जस्ट टू गिव अ ब्रॉड ओवरव्यू, अगर कोई कंपनी है जिसका 28 करोड़ का मार्केट कैप है जिसमें से 600 करोड़ इतना एक कई कंपनी में खाली स्टेक है इनका, जो मे बी ओवर वैल्यूड हो सकती है। एंड इनका एक्सेप्शनल आइटम्स अगर हम हटा दूं तो अगले 3 साल में टारगेट ये है कि हम लोग 200 करोड़ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अचीव कर सकते हैं। एंड इनके सिंस ये लोग ने मेंशन करा कि इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें कुछ मेजर रिस्क नहीं है। सो ये लोग से किसी ने पूछा भी था ये रिसेंटली कॉन कॉल में कि डू यू सी दिस अ मेजर रिस्क, अगर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो आप जो दिखा रहे हो कि हमें इतना ऑर्डर बुक विजिबल है तो इतने रेवेन्यूज आने चाहिए, बट अगर रेट गिर जाएगा तो आपके रेवेन्यूज आएगी ही नहीं। तो ये लोग ने ये बताया था कि हमारे जो करंट जो हमने प्रोजेक्शन करे थे वो हमने ऐसे सोच के करे थे कि करंटली जो गैस प्राइसेस है दैट आर हायर देन $7.5, अराउंड $11 to $12 चल रहे हैं।
बट हमने कॉशियसली खाली $7.5 को एस्टिमेट करके ही अपना टोटल ऑर्डर बुक को प्रोजेक्ट करा है। तो इन दैट सेंस ऑर्डर बुक साइड में भी कोई बहुत मेजर रिस्क दिख नहीं रहा इधर, एंड फ्यूचर विजिबिलिटी भी अगले 2-3 साल की। तो इन दैट सेंस वैल्यूएशंस एज सच उतनी चीप नहीं लगती, इतनी एक्सपेंसिव नहीं लगती एज सच। बट अगेन इश्यूज 2-3 ये है कि एक तो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो उस हिसाब से ये अभी अपने पीक वैल्यूएशन मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, एंड इसका एक रीजन भी है, आगे स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है एंड फ्यूचर विजिबिलिटी है। तो अगर ये लोग एग्जीक्यूट करते हो तो इधर से भी पैसा बनने के चांसेस है, बट जैसे हमने रिस्क डिस्कस करे थे, मे बी मार्केट इसको ज्यादा अच्छा वैल्यूएशन मल्टीपल आगे नहीं देगा बिकॉज ऑफ द रिस्क दैट वी हैव मेंशन्ड बिफोर। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है जहाँ पे अच्छे टेलविंड्स है। अब सेकंड एक और बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस जो हमें आइडेंटिफाई हुआ, दैट इज किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब ये एक प्योर पे कैपिटल गुड्स प्रोवाइडर है, जहाँ पे जो भी कंपनीज केपेक्स करे, चाहे सीमेंट की कंपनीज हो, कार्बन ब्लैक की कंपनीज हो, उनको जो प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे बॉयलर हो जाए, इंडस्ट्रियल ड्रायर्स हो गए, वो सब किलबर्न इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है। अब ये कंपनी की बहुत रिच लेगेसी है, एंड ये पहले खेतान ग्रुप की कंपनी होती थी जिसमें उन लोगों का कुछ मेजर शेयर होल्डिंग था। बट बिकॉज खेतान ग्रुप की बाकी सब कंपनीज काफी ज्यादा सफर करी थी एंड प्रोमोटर ग्रुप ओवरऑल काफी सफर कर रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो दूसरा इनका पार्टनर था उसने बहुत ज्यादा अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी थी। एंड लास्ट 24 मंथ्स में इस बिजनेस में जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम भी थी वो पूरी चेंज हो गई थी, एंड मिस्टर रंजीत लाला बिजनेस के हेड बन गए थे। अब इनका भी जो रंजीत लाला जो है बेसिकली उनका भी काफी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है इन दिस इंडस्ट्री, जहाँ पे इनका कुछ 20-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड इनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रह चुका है। एंड इनके जब से बिजनेस में इन लोगों ने एंट्री मारी है उसके बाद से बिजनेस के फॉर्च्यून्स काफी ज्यादा ड्रास्टिक वे में टर्न अराउंड हो चुके हैं। एंड अगर हम इसके अगेन कस्टमर्स की बात करें तो इनके कस्टमर्स इंक्लूड द लाइक्स ऑफ सारे जो मेजर पेट्रोकेमिकल कंपनीज है, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है, कार्बन ब्लैक के प्लेयर्स है, ऑयल एंड गैस की कंपनीज हो गई या फार्मास्यूटिकल्स हो गई, ये सब में जो भी केपेक्सिस होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं कैपिटल गुड्स के, दैट इज लाइक हीट एक्सचेंजर्स हो गए, वो सब किलबर्न इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है। तो अगेन इनका कस्टमर बेस बहुत ज्यादा सॉलिड है, पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा मर्की रह चुका है, बट आफ्टर दैट चेंज इन द मैनेजमेंट टीम इसमें परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट काफी आना स्टार्ट हो गए। एंड इनके जो भी प्रोडक्ट्स है इसमें ये लोग वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन द इंडस्ट्री, एंड इनका जो मेजर कंपटीशन आता है वो चाइना से आता है। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो इनके कस्टमाइज इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम्स जो है, जिसमें से लोग रोटरी ड्रायर्स प्रोवाइड करते हैं, फ्लैश ड्रायर्स प्रोवाइड करते हैं, ये सब में लोग वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है इंडस्ट्री में। सिमिलरली इनके जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स थे लाइक टी ड्रायर्स, शुगर ड्रायर्स, ये सब में तो ये लोग ऑलरेडी प्रेजेंट थे ही। देन प्रेशर वेसल्स हो गए, हीट एक्सचेंजर्स हो गए, अभी जो भी नए नए केपेक्स हो रहे हैं उसमें रिएक्टर्स और ये सब का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हाई होता है। तो नेचुरली जैसे केपेक्स का बूम आते रहेगा कंट्री में, तो कैपिटल गुड सप्लायर लाइक किलबर्न इंजीनियरिंग विल नेचुरली बेनिफिट फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स। अब जैसे मैंने बात करा कि ये कंपनी के फॉर्च्यून्स में बहुत मेजर टर्न अराउंड आ गया था पोस्ट मैनेजमेंट चेंज। तो हिस्टोरिकली ये लोग के काफी सारे रिसीवेबल जैसे थे जिसमें इन लोग को पैसा वापस आ नहीं रहा था। तो जो न्यू मैनेजमेंट टीम आई थी उन्होंने कुछ 120 CR का राइट ऑफ कर दिया था इन द रिसीवेबल साइकिल, जो एक बहुत ड्रास्टिक स्टेप था बिकॉज आपने बुक्स में से काफी मेजर एसेट भी सामने हटा दिया था। सो बहुत एक कंजर्वेटिव स्टेप ये लोग ने अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से लिया था, जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा था मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। एंड इन लोगों ने अपने एड्रेस करा था कॉन कॉल में कि इश्यूज क्या होते हैं पास्ट में। सो इन लोगों ने बताया था कि पास्ट में ग्रुप के लेवल पे काफी ज्यादा स्ट्रेस आ गया था एंड इसलिए न्यू मैनेजमेंट आई थी, एंड दे फेल्ट कि हमें प्रोविजनिंग करनी चाहिए जो हमारे पास्ट में रिसीवेबल थे। एंड न्यू मैनेजमेंट में मिस्टर लाला टुक ओवर एज द सीईओ ऑफ द कंपनी। अब इनके जो प्रमोटर ग्रुप लेवल पे थे, दैट इज विलियमसन मैगर ग्रुप, दैट इज खेतान ग्रुप, उनकी कंपनी डेट ट्रैप में चली गई थी। एंड उनकी और काफी सारी लिस्टेड कंपनीज भी थी लाइक मकनाली भारत, जो अभी करंटली एनसीएलटी में थी, एंड अभी कोई और कंपनी ने उसको एक्वायर भी कर लिया है। सो पूरे ग्रुप लेवल में काफी सारी कंपनी सफर करी थी, एंड द एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स फेल्ट कि हमें किलबर्न इंजीनियरिंग तो बचाना है कैसे भी करके। तो इसलिए वो लोग ने मैनेजमेंट जो थी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उसको चेंज कर लिया, काफी सारे आउटसाइडर इन्वेस्टर से पैसा उठाया एंड अपनी मैनेजमेंट टीम को स्ट्रेंथन करा, ताकि किलबर्न जो कंपनी है वो एटलीस्ट बच जाएगी फ्रॉम ऑल द chaos दैट द promoter group is facing. And the promoter group has actually supported the business in the past 2-3 years by providing funds despite having issues in their other company. अब इसके वजह से इनका टर्न अराउंड क्या होता था, मैनेजमेंट ने अपने एड्रेस में ये मेंशन करा था कि मैनेजमेंट टीम ने तो काफी ज्यादा एफिशिएंसी तो लेके आए थे ऑपरेशंस में, बट एट द सेम टाइम ये लोग ने काफी नए नए प्रोडक्ट सेगमेंट भी लाए थे, लाइक प्री हीटर
एयर प्री हीटर मार्केट, जिसकी वजह से ये लोग को कार्बन ब्लैक का जो सेगमेंट था उसमें एंट्री मिल गई थी। अब ये एक बहुत मेजर स्टेप था, बिकॉज अगर हम इनकी करंट ऑर्डर बुक देखेंगे तो एक जो मेजर पोर्शन ऑफ देयर ओवरऑल ऑर्डर बुक जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम कार्बन ब्लैक सेगमेंट। एंड कार्बन ब्लैक सेगमेंट जो है उसमें ओवरऑल टेलविंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये एक बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड मार्केट है जिसमें दो तीन जो की प्लेयर्स है इंडिया में, दैट इंक्लूड्स पीसीबीएल एंड हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। तो अगर हम पीसीबीएल का कॉन कॉल पढ़ते तो उसमें मैनेजमेंट ने ये बताया था कि इंडस्ट्री में वन जो मेजर प्लेयर है दैट इज रशिया। अब जब रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हुए थे तो यूरोप जो एक मेजर मार्केट है टायर प्रोड्यूसर्स का, एंड टायर के लिए जब प्रोडक्शन करना होता है तो एक जो की रॉ मटेरियल होता है दैट इज कार्बन ब्लैक। अब बिकॉज रशिया के बाकी यूरोपियन कंट्रीज के टाइज काफी ज्यादा सीवियर हो रहे थे तो एक ये लोग ने मेजर स्टेप लिया था यूरोपियन कंट्रीज ने कि हम लोग रशिया से कोई भी प्रोडक्ट लेंगे नहीं। एंड सिंस रशिया बहुत एक मेजर प्रोड्यूसर था कार्बन ब्लैक का तो नेचुरली, एंड सिंस यूरोप रशिया से प्रोडक्ट ले नहीं सकता था तो एक डिमांड सप्लाई का मिसमैच आ गया था जहाँ पे जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे वो लोग जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो सीधा यूरोप मार्केट में सेल करने लग गए थे। तो फॉर इंस्टेंस पीसीबीएल जो एक मेजर प्रोड्यूसर है कार्बन ब्लैक का, जिसका 3-4 साल पहले खाली 2-5% का रेवेन्यूज आते थे फ्रॉम यूरोपियन मार्केट, अब अराउंड 25% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट। एंड सिंस डिमांड सप्लाई मिसमैच है तो इनका जो ओवरऑल सेगमेंट है उसमें जो इनका प्रोडक्ट के जो रियलाइजेशन मिल रहे हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए। अब अगेन हमें ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी कंपनी का एक बहुत मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यूज इज कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री विच इन दिस केस इज कार्बन ब्लैक, तो उसमें इंडस्ट्री डायनेमिक्स क्या है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम टेलविंड्स की बात करें तो जो भी मेजर प्लेयर्स है चाहे हिमालय स्पेशलिटी केमिकल्स हो जाए या ये फिलिप्स कार्बन हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि अगले 6-7 साल में इनको अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री। एंड ये जो कंपनीज है काफी एग्रेसिव वे में केपेक्स भी कर रही है। सो अगले 3-4 साल में ये कंपनी नेचुरली बेनिफिट करेगी बिकॉज अगेन जो कैपिटल गुड्स जो प्रोवाइड करने का काम है वो किलबन ही कर रही है। सो किलबन इज अ एंसिलरी टू द कार्बन ब्लैक थीम इन अ वे। एंड अगर इनके बाकी सभी हम सेगमेंट्स देखें तो चाहे फर्टिलाइजर हो जाए पेट्रोकेमिकल्स हो जाए वो सबसे भी इनका काफी अच्छा रेवेन्यूज आता है। एंड इनकी न्यू ऑर्डर बुक जो आ रही है उसमें ग्रोथ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है जिसकी वजह से नाउ दे आर टारगेटिंग की बाई FY 26 हम लोग अराउंड 700 करोड़ के रेवेन्यू क्लॉक कर लेंगे। तो विच कंप्यूट टू अराउंड 25% केगर इन द रेवेन्यू ग्रोथ। तो अगले 2-3 साल में इनका कुछ 25% का तो रेवेन्यू ग्रोथ आना चाहिए जो इनके नंबर्स में दिख रहा है। एंड लास्ट 2-3 साल से भी ये लोग ने ये पर्टिकुलर नंबर अचीव करा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फास्ट फेच थॉट नहीं लग रहा। अब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो और अच्छे जो ट्रेंड्स प्ले आउट करें तो ये कि China+1 ट्रेंड काफी अच्छे वे में प्ले आउट कर रहा है। अब इनके जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें जो इनके जो भी कस्टमर थे उनका वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ दिस प्रोडक्ट्स वाज चाइना। बट आफ्टर दिस कोविड डिस्ट्रप्शन एंड अदर थिंग्स दे फेल्ट कि हमें चाइना से थोड़ा डिपेंडेंस कम करना चाहिए। तो इसलिए लोग किलबन जैसी जो कंपनीज है उनसे काफी ज्यादा ऑर्डर लेना स्टार्ट कर लिए। एंड उसकी वजह से जो इंडियन ऑप्शन है लाइक किलबन वो लोग काफी बेनिफिट हो रहे हैं फ्रॉम दिस China+1 ट्रेंड जो विजिबली इनके लास्ट 2-3 साल की परफॉर्मेंस में भी दिखा है। एंड जैसे जैसे केपेक्स होता रहेगा इंडिया में एंड बाकी ग्लोबली तो कैपिटल गुड प्लेयर्स लाइक किलबन विल डेफिनेटली बेनिफिट। अब मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में ये चीज रिपीटेडली एम्फोसाइज कर रही है कि वी आर मूविंग फ्रॉम अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस टू सर्विस बेस्ड बिजनेस। एंड जो न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हम ला रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ये लोग जो ला रहे हैं बिजनेस में उसकी वजह से इन लोगों के मार्जिन पे काफी मेजर इंप्रूवमेंट आए इन द लास्ट 2-3 years एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट टू सस्टेन गोइंग फॉरवर्ड। एंड अगर हम एक्विजिशंस की बात करें तो इन लोगों ने एक अमर राजा बैटरीज की पर्टिकुलर फैसिलिटी को अक्वायर करता जिससे लोग अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। एट द सेम टाइम इन लोगों ने एक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करा था ऑफ ME एनर्जी, जिससे ये जो कंपनी है बेसिकली वो वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम बनाती है। अब वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम एक तरीका होता है जो जनरली सीमेंट कंपनी ज्यादा यूज कर रही है, जिससे बेसिकली वो लोग हीट जो इन लोग के सीमेंट प्लांट्स में यूज होती है वो हीट को यूज करके लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की ट्राई करते हैं, इसलिए वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम इसे कहते हैं। अब जैसे जैसे सीमेंट और ये सब सेक्टर में काफी ज्यादा केपेक्स होगा तो नेचुरली वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज वो सेक्टर में एक बहुत जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि बिकॉज प्रोडक्ट इज वेरी कमोडिटाइज्ड एंड सिंस अराउंड 30% ऑफ योर ओवरऑल कॉस्ट इज पावर कॉस्ट, तो अगर आप पावर की अपनी कॉस्ट कम कर पाओगे तो आप ज्यादा कंपेटिटिव हो पाओगे इंडस्ट्री में। एंड अगर एक कोई पर्टिकुलर कंपनी वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम लगाएगी जिससे अपने वो ओवरऑल पावर की कॉस्ट कम कर सकती है तो बाकी सारे प्लेयर्स को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा।
तो नेचुरली इंडस्ट्री में अडॉप्शन ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम काफी बढ़ रहा है, एंड बिकॉज कंपनी ने एमई एनर्जी को अक्वायर कर लिया है, सो अब कंपनी भी सीमेंट इंडस्ट्री को केटर कर पाएगी। सो इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि इनका ओवरऑल मार्केट काफी ब्रॉड हो गया। सो करंटली जो 2-3 इंडस्ट्री से काफी इनके मेजर रेवेन्यूज आ रहे हैं, अब आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्विजिशन सीमेंट इंडस्ट्रीज से भी इनको काफी ज्यादा रेवेन्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनका जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जिससे बिजनेस भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। सो अगेन अगले 2-3 साल में कुछ 25-30% का ग्रोथ आना चाहिए। लास्ट 2-3 साल में इनका टर्न अराउंड भी हो गया बिजनेस में। एंड इनकी एक और जो इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि लास्ट 2-3 साल से जो प्रमोटर ग्रुप है एंड जो टॉप लेवल मैनेजमेंट टीम है, वो रेगुलरली स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में सही बट ओपन मार्केट से शेयर्स परचेस कर रही है। एट द सेम टाइम शेयर प्राइस ने काफी अच्छा परफॉर्म भी करा है। बट अगर हम इनका ट्रेलिंग पी देखेंगे तो इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 42 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, विच इज नॉट चीप बाय एनी मीन्स। तो हाउ शुड वी लुक एट दिस कंपनी गोइंग फॉरवर्ड? तो अगर मैं इसके प्रोजेक्शंस करूँ जो मैनेजमेंट बताने की ट्राई कर रही है, सो दिस कंपनी कैन क्लॉक अराउंड 700 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन FY 2026। अब ये लोगों का पास्ट में जो गाइडेंस था वो अराउंड 500 करोड़ का था, बट पोस्ट दिस पर्टिकुलर एक्विजिशन जिससे लोगों के अराउंड 100 करोड़ के रेवेन्यूज आने वाले, इसलिए इनका गाइडेंस हैज बीन रिवाइज्ड टू 700 करोड़। उसमें अगर ये लोग 22% के एबिटा मार्जिन क्लॉक कर पाते हैं, एंड करेंटली इनका जो एंटरप्राइज वैल्यू है दैट इज अराउंड 2000 करोड़ इंक्लूडिंग द डेट पोर्शन। सो उसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा ना तो FY 2026 के हिसाब से ये लोग अराउंड 12 to 13 टाइम्स ईवे बिटा पे ट्रेड कर रहे हैं, विच इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। बट अगेन इट इज नॉट चीप आइदर। अगर मैं FY 24 के नंबर देखूंगा, सो FY 24 का ईवे बिटा इज 30 टाइम्स। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दैट दे आर एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 2-3 years, इनका ईवी बिटा विल शार्पली श्रिंक फ्रॉम 30 टाइम्स टू 12.66 टाइम अगर ये लोग सेम प्राइस पे रहते हैं। सो इन दैट सेंस हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि कोई भी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है या टर्न अराउंड कंपनीज होती है, उन्हें हमें कभी भी ट्रेलिंग जो उनके अर्निंग्स होती है, जैसे FY 24 के अर्निंग्स हो गई, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट कि मेरे को FY 24 में कंपनी ने ये नंबर्स क्लॉक करे हैं। बट मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन। तो अगर आगे की जो ग्रोथ होगी फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा फास्ट पेस की होगी, तो नेचुरली जो मार्केट उस पर्टिकुलर ग्रोथ को डिस्काउंट करेगा, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन मल्टीपल है आपको FY 24 के नंबर्स के आपसे दिखेगा, वो शायद से ऑप्टिकली थोड़ा ज्यादा हाई दिखेगा। बट अगर मैं फ्यूचर के अर्निंग्स को मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो मे बी वो कंपनी उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी। सो अगेन आई पर्सनली डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, बट दिस डज लुक वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं इनके सिमिलरली ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखूं तो ये लोग ने फ्रॉम FY 14 टिल FY 21 कुछ ग्रोथ ही नहीं करा था, बिकॉज एक तो प्रमोटर ग्रुप लेवल पे इनके काफी मेजर इश्यूज चल रहे थे, एंड एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में कुछ टेलविंड नहीं थे। तो अगर हम एक वे में सोच रहे कि कंपनी 40 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, इसने कभी हिस्ट्री में इतना हाई वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं करी, बट एट द सेम टाइम लास्ट 10 साल में इतने टेलविंड भी नहीं थे जो ये लोगों को अभी लास्ट 2-3 साल से विजिबल होने स्टार्ट हो रहे हैं। एंड जिस हिसाब से इनकी ऑर्डर बुक दिख रही है, इन लोगों के नए नए जो कस्टमर बेस में लोग एक्सपांड कर रहे हैं, आगे की ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है। एंड एज वी डिस्कस बिफोर, पोस्ट द चेंज इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट टीम, ये बिजनेस में काफी ज्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ गई, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स इनके ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल भी काफी इंप्रूव हो गई। एंड अगेन China+1 ट्रेंड जो था उससे भी इनके डिमांड सप्लाई मिसमैच में इंप्रूवमेंट आई, दैट इज कंपनी मोर ज्यादा कंपेटिटिव हो गई, जिसकी वजह से इनके जो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट एक्सपांडेड फ्रॉम अराउंड 8% लेवल इन FY 21 टू 24% लेवल, दैट इज 22% लेवल इन FY 24। एंड वी बिलीव कि ये लेवल्स आगे मेंटेन हो सकते हैं कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड। एंड अगर हम इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो ऑल्दो कंपनी ने काफी ज्यादा एक्सपांड करा है इन द लास्ट 2-3 years फिक्स एसेट की मैं अगर बात करूं, बट डिस्पाइट दैट लास्ट 2-3 साल में लोगों ने अपनी बैलेंस शीट को काफी ज्यादा डी लेवर करा है। जो इनके एक टाइम पे 120 करोड़ की बोरिंग थी, अब डिस्पाइट ऑल द एक्विजिशन दैट दे हैव डन एंड जो भी ये लोगों ने केपेक्स करा है, उसके बाद भी लोगों की बोरिंग्स खाली 73 करोड़ की है। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ये कंपनी अब काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई, तो जो बुक वैल्यू जो इनकी थी रिजर्व दैट इज हम कहते हैं, लास्ट 10 साल में कुछ ग्रोथ नहीं करी थी, एंड इनफैक्ट FY 21 FY 22 में काफी गिर भी गई थी। बिकॉज अगर आप रिकॉल करें तो हमने डिस्कस करा था कि इन्होंने कुछ 120 CR के रिसीवेबल्स को राइट ऑफ कर दिया था, जिससे इनके ओवरऑल प्रॉफिट्स में काफी मेजर हिट आ गया था, एंड इनके इक्विटी बेस कम हो गया था। बट बिकॉज ऑफ द शेयर प्रॉफिटेबिलिटी दैट दे हैव रिपोर्टेड इन द पास्ट 1 to 2 years, इनके ओवरऑल रिजर्व्स में काफी मेजर इंप्रूवमेंट आ गए हैं, एंड इनकी बैलेंस शीट काफी ज्यादा रोबस्ट हो गई है, जो हिस्टोरिकली शायद से इतनी नहीं थी। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखते तो ये कंपनी अराउंड 1.5 टाइम्स डेट टू इक्विटी पे ट्रेड करी थी, एंड अब हार्डली 0.5 डेट टू इक्विटी पे ट्रेड कर रही है। तो बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कंपनी की, एंड आगे ग्रोथ की टेलविंड्स भी काफी अच्छी है।
तो इन दैट वे बिकॉज प्रमोटर ग्रुप भी ओपन मार्केट में काफी ज्यादा एक्विजिशन कर रहा है कंपनी की एंड गाइडेंस काफी अच्छा दे रहा है, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी टू ट्रैक गोइंग फॉरवर्ड। अब द थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी जहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट एंड अगेन दिस इज नॉट अ रेको बाय एनी मींस इज एसपीएमएल इंफ्रा। ये कंपनी की जर्नी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रह चुकी है। दिस वाज वन ऑफ द मार्की प्लेयर्स इन वाटर ईपीसी सेगमेंट। तो वाटर के रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें वन ऑफ द मेजर प्लेयर एसपीएमएल इंफ्रा ही था। एंड एक टाइम पे ये एशिया का टॉप 4 लार्जेस्ट प्लेयर्स में आता था। अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो फ्रॉम FY20 के टाइम से ये लोगों के बहुत मेजर इश्यूज आना स्टार्ट हो गए थे बिजनेस में। इनकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा ब्लोटेड हो गई थी, डेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ये लोग ने जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करे थे, उनके जो एंड यूजर कस्टमर्स थे जो गवर्नमेंट कंपनी थी जनरली, उन्होंने इन लोगों को पैसे नहीं वापस करा। जिसकी वजह से आपने एक तो मार्केट में काफी बोरिंग उठाई टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर, बट आपके रिसीवेबल्स बढ़ते रह गए ना, पर भी बोरिंग पे ऑफ ही नहीं कर पाए। एंड बिकॉज इनकी बुक्स इतनी पुअर हो गई थी, अपने सप्लायर्स को पैसे वापस दे नहीं पा रहे थे, तो ये तो मार्केट में इनकी रेपुटेशन भी बिगड़ गई एंड इंडस्ट्री में अगेन टेलविंड्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो नए नए ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे थे एंड इन लोगों का इस बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ ही नहीं थी टू केटर टू दोस ऑर्डर्स। तो पास में इनका इश्यूज बहुत ज्यादा रह चुके हैं। अगर हम बिजनेस को समझने की ट्राई करें तो वाटर ईपीसी में जो भी काम होते हैं, चाहे सीवरेज का काम हो जाए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का काम हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो जाए, वो पूरी जो वैल्यू चेन है उसमें सारे जो भी काम होते हैं, इंडिया में वन ऑफ द ओनली कंपनीज इज एसपीएमएल इंफ्रा जो एंटायर वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। एंड अगर हम इंडिया में अभी अपॉर्चुनिटी देखें तो हम लोग इस वीडियो में ट्राई ये कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी कंपनीज स्टडी करें जिनकी एंड यूजर इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है। बिकॉज अगेन वैल्यूएशन से मे बी कोई कंपनी एक्सपेंसिव हो सकती है, पर अगर हमको फ्यूचर में अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी दिख रही है, देन इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक टू कीप इन ट्रैकिंग लिस्ट। सो वाटर आई बिलीव इज अ डेकेडल स्टोरी। ये मैनेजमेंट ने अपने इन्वेस्टर पीपीटी में बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर करा था कि बाय FY30 इट इज एक्सपेक्टेड कि जो डिमांड होगा वाटर का दैट विल एक्सीड द सप्लाई ऑफ वाटर इन इंडिया। एंड बिकॉज लास्ट 10-12 साल में हमारा वाटर के रिगार्डिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसमें तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसकी वजह से अब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ है कि अगर इनको आगे सेल्फ सस्टेनेबल रहना है ऑन द वाटर फ्रंट, तो इनको काफी सारे वाटर ईपीसी के प्रोजेक्ट्स लेने पड़ेंगे टू इम्प्रूव द एंटायर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स लिए लाइक जल जीवन मिशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना। एंड मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में ये चीज बताई थी कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि हर साल अराउंड 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स आने वाले ऑन द वाटर ईपीसी फ्रंट बाय द गवर्नमेंट, जिसमें से कंपनी अराउंड 10,000 करोड़ के ऑर्डर के लिए बिड कर सकती है जो थोड़ा हायर मार्जिन प्रोजेक्ट्स हो गए। सो अगेन अगर पूरी इंडस्ट्री में 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स आएंगे, काफी कम प्लेयर्स ही इंडस्ट्री में अच्छी वे में ऑपरेट कर पा रहे हैं, बिकॉज हमने जैसे समझा पास्ट में इस इंडस्ट्री में काफी इशू रह चुके हैं। बिकॉज आपने काफी सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए थे बट आपको पैसे नहीं आए, तो आपकी बुक्स में बोरिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड ऑल्दो आपके पास कॉम्पिटेंसी है, बट अगर आपके पास बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कैसे करोगे। तो इससे थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ था इस इंडस्ट्री में। बट अगेन जहां पे कंसोलिडेशन होता है वहां पे अगर टेलविंड इंप्रूव होती है तो नेचुरली जो भी प्लेयर बच जाता है इंडस्ट्री में जिसकी बैलेंस शीट रिलेटिवली अनस्केथ होती है, या फिर अगर अपनी वो बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर कर पाते हैं, तो नेचुरली जब बाद में टेलविंड आना स्टार्ट होते हैं तो वो प्लेयर्स बेनिफिट करते हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर टेलविंड। एंड एसपीएमएल इंफ्रा वो पर्टिकुलर ब्रैकेट में शायद से फिट भी करता है। तो ये कंपनी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये लिया था कि इनकी जो बुक्स थी जिसमें अराउंड इन लोगों का 1600 करोड़ का डेट था बैंक्स को लेके, वो इन लोगों ने डेट को पूरा रिस्ट्रक्चर कर दिया। वेरिन इनका जो 1600 करोड़ का डेट था वो NARCL दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्युनिटी को ट्रांसफर हो गया था। अब NARCL ने बेसिकली ये डेट को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो था सस्टेनेबल डेट दैट इज 967 करोड़ का, जो कंपनी अपने कैश फ्लोज के थ्रू पैसा वापस पे ऑफ कर सकती है। एंड एक था अनसस्टेनेबल डेट अराउंड 600 करोड़ का, जो ये लोग को रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मैनेजमेंट को पे ऑफ करने का डेट को। तो बिकॉज कंपनी ये NARCL को एक कंपनी की बुक्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना था ताकि ये लोग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाए आगे जाके, तो इन लोगों ने दो चीजें करी। एक तो इनका जो अनसस्टेनेबल डेट पोर्शन था दैट इज 600 करोड़ का, वो डेट को इन लोगों ने इक्विटी पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज अभी इनने एक ऐसा क्लॉज रखा था कि अराउंड NARCL को 12.5% ऑफ द इक्विटी बेस ऑफ द कंपनी अलॉट हो जाएगा। एंड अगर कंपनी अगले 5 से 7 साल में ये जो डेट है 900 करोड़ का, वो अगर टाइमली पे ऑफ कर देती है अगले 8 साल में, तो वो 8 साल में उनको 967 करोड़ के बदले खाली 700 करोड़ ही पे ऑफ करना होगा।
एंड जब ये डेट वो पे ऑफ कर देगी तो उसके बाद एनएआरसीएल का जो 12.5% का शेयर होल्डिंग है कंपनी में, वो शेयर होल्डिंग ओपन मार्केट में बेच के एग्जिट कर देगी। अब इसमें दो कैविएट्स, एक तो ये है कि एनएआरसीएल का जो 12% का इक्विटी शेयर होल्डिंग है उससे इक्विटी डायल्यूशन हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब बोलते हैं कि बुक्स ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए बिकॉज बोरिंग्स इनकी हट गई बुक से, बट एट द सेम टाइम इक्विटी डायल्यूशन हुआ। एंड इनका एक क्लॉज था कि जब तक कंपनी अपना पूरा डेट पे ऑफ नहीं करती तो वो लोग सब्सिक्वेंटली जो भी फंड रेज करते हैं किसी भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर से, तो उसमें इन लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि एनएआरसीएल का जो 12.5% का शेयर होल्डिंग है वो अनचेंज रहेगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं आगे किसी भी शेयर होल्डर को कोई शेयर्स ऑफर करता हूँ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करता हूँ फॉर इंस्टेंस, तो नेचुरली मेरे जो ओवरऑल शेयर्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मेरे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो गए उनका कंपनी के अंदर जो परसेंटेज में जो शेयर होल्डिंग होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। बट ये क्लॉज ऐसा कहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी और इंसान को कोई भी नए शेयर्स दे रहे हो, एनएआरसीएल का 12.5% शेयर होल्डिंग अनचेंज रहना चाहिए। तो अगर आगे ये लोग कोई भी इक्विटी डायल्यूशन करेंगे तो इसमें इंक्रीमेंटल इफेक्ट काफी ज्यादा हाई होगा, बिकॉज एनएआरसीएल को एक्सक्लूड करना पड़ेगा इनको। एनएआरसीएल की जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो नहीं सकती अंटिल दे पे ऑफ द डेट। तो इन्हें डेट अपनी बुक से कम कर दिए एंड इक्विटी डायल्यूशन भी कर लिया। बट इनका जो डेट का जो पोर्शन है उसमें बहुत ज्यादा इन्हें इंटरेस्टिंग वे में रिस्ट्रक्चरिंग करी है, वेरिन ये कंपनी के कुछ 4,000 करोड़ के आर्बिट्रेशन क्लेम्स पेंडिंग है। अब आर्बिट्रेशन क्लेम्स बेसिकली क्या होते हैं कि आज मैंने सपोज कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दिए, बट सामने वाले बिकॉज गवर्नमेंट के कुछ ऐसे बुक्स में इतना पैसे नहीं अवेलेबल है या कुछ उनको इश्यूज फेस हो रहे और उन्हें मेरे को पेमेंट नहीं करे फॉर द सर्विसेज दैट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड देम, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए एक आर्बिट्रेशन क्लेम डालूंगा कि आई डिजर्व दिस 4,000 करोड़। इनकी केस में 4,000 करोड़ का डेट जो मेरे को गवर्नमेंट कंपनीज बेसिकली ओ करती है। सो फॉर इंस्टेंस अगर ये लोग ने 4,000 करोड़ का क्लेम डाला कि मेरे को 4,000 करोड़ ये गवर्नमेंट कंपनी को देनी है एंड गवर्नमेंट कहती है कि 4,000 करोड़ में से कुछ 40% आपको मिल जाएगा, तो इफेक्टिवली इनको कुछ 1,600 करोड़ का पैसा वापस आ जाएगा जो ये लोगों के लिए एक बेड डेट की तरह ये लोग ने अकाउंट करा था पास्ट में। अब ये लोग का जो 700 करोड़ का डेट है उसमें ऐसा क्लॉज है कि 700 करोड़ में से एक भी रुपए जो होगा इनका वो इनके कोर कैश फ्लोज में से नहीं जाएगा। जो भी पैसा इनको आर्बिट्रेशन क्लेम से मिलेगा वो पैसा डायरेक्टली एनएआरसीएल सेटल करेगा फ्रॉम द डेट पोर्शन। एंड सिंस ये लोग को ऑलरेडी 220 करोड़ का पैसा आर्बिट्रेशन क्लेम से आ चुका है तो इनके पास अराउंड 500 करोड़ का डेट रिमेनिंग है अगले 6-7 साल में सेटल करने का। एंड सिंस दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड हमको 1,000-1,500 करोड़ का तो खाली आर्बिट्रेशन क्लेम्स ही आ जाएंगे अगले 4-5 साल में, तो इफेक्टिवली सिंस आपके आर्बिट्रेशन क्लेम से आपके डेट पे ऑफ हो गए तो ऑल द आपकी बुक्स में डेट तो दिख रहा है, बट सिंस आपके कैश फ्लोज में से एक भी रुपए का डेट पे ऑफ नहीं होगा तो आप इफेक्टिवली डेट फ्री कंपनी हो गए। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरिएंट परसेप्शन जो मेरे को लग रहा है इस केस में प्ले आउट हो सकता है, बिकॉज अगर आपका डेट डायरेक्टली आर्बिट्रेशन क्लेम से पे आउट होने वाला है एंड आपके कैश फ्लोज में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, सो आप वो कैश फ्लोज को यूज कर सकते हो आगे अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जो ये कंपनी कर रही है। तो कंपनी ने अराउंड 470 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन देखा अपने बिजनेस में, जिसमें से प्रमोटर ग्रुप ने इटसेल्फ कुछ 300 करोड़ कंट्रीब्यूट करा है। अभी जो 300 करोड़ था उसमें से मेजर पोर्शन जो इनका कंट्रीब्यूशन था दैट वाज प्राइमरली बिकॉज प्रमोटर ग्रुप ने पास्ट में ये कंपनीज को लोन दिए थे, अनसिक्योर्ड लोन्स। अब इनके पास ऑप्शन था या तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स का वो पे ऑफ ले ले फिर से इंटरेस्ट के साथ, या फिर वो अनसिक्योर्ड लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले। तो ये कंपनी ने सेकंड रूट ऑप्ट करा है, जिसके एंड ये लोग ने रिसेंटली एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी करा था कुछ 300 करोड़ का, जिसके बाद अभी कंपनी के पास लगभग 470 करोड़ के लिक्विड एसेट्स पड़े हैं, दैट इज कैश जितना इनके पास पड़ा है जो ये कंपनी यूज कर सकती है फॉर द फर्दर ग्रोथ। तो कंपनी बिलीव्स कि ये जो 400-500 करोड़ के इनके बैंक गारंटी और ये सब अवेलेबल है उससे ये लोग कुछ 5,000 से 6,000 करोड़ के ऑर्डर बुक के लिए बिड कर सकते हैं एवरी ईयर। सो इधर आगे फ्यूचर में ग्रोथ भी विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इनकी बैलेंस शीट अभी क्लीन हो चुकी है रिलेटिवली। गवर्नमेंट के साइड से स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी के लोग आगे टेंडर्स करने वाले बिकॉज डिमांड सप्लाई मिसमैच आ सकता है अगले 5-10 साल में, तो नेचुरली आपको वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इंप्रूव करना ही पड़ेगा। एंड सिंस कंपनी का डेट अभी काफी ज्यादा पे ऑफ हो चुका है, काफी ज्यादा रिस्ट्रक्चर हो चुका है, तो अगर हम इनकी लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट भी पढ़े तो उसमें जो इनका क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं इनके केस में एक्विट, उसने इनकी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग फैसिलिटी विड्रॉन कर ली है बिकॉज ये लोग का वो पे ऑफ हो गया इफेक्टिवली। तो इनकी बुक्स काफी ज्यादा क्लीन हो रही है एंड अगर हम इनकी नेटवर्थ देखते हैं तो लास्ट एक साल में इनकी नेटवर्थ भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गई है, कैश पोजीशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है एंड ये जो 200 करोड़ दिख रहा है
दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड जो ये लोग ने रिसीव करे। एंड इनका जो डेट भी अगर हम देखते हैं, जो एक टाइम पे 1700 करोड़ का डेट था, अब वो इफेक्टिवली 550 करोड़ का ही हो गया है, जिसमें से मेजोरिटी जो भी डेट होगा वो आर्बिट्रेशन अवार्ड से पे ऑफ हो जाएगा। तो आपका इफेक्टिवली कुछ डेट है ही नहीं, क्योंकि 2-3 साल में जो आपको जो आर्बिट्रेशन अवार्ड आएंगे उससे पे ऑफ हो ही जाने वाले ये चीज। तो टेलविंड स्ट्रॉन्ग है इंडस्ट्री में, आपकी बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर हो चुकी है, एंड ये एक ऐसी कंपनी है जिसका सारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वाटर ईपीसी में, सब में इसका प्री क्वालिफिकेशन होता है। एंड जो भी नीश प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपके इंक्रीमेंटल मार्जिन आर हायर, वो ये कंपनी ही प्रोवाइड कर सकती है। इंडस्ट्री में एल ये और वाबा के अलावा बहुत कम कंपनीज है जो ये स्केल का काम कर सकती है। तो अगेन प्री क्वालिफाइड प्लेयर है ये इंडस्ट्री में, इनकी बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी है, इंडस्ट्री में टेलविंड स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेशन कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा कम हो गया है, एंड लिक्विडिटी काफी आ गई है कंपनी में। एंड टॉप लेवल पे भी ये लोगों ने थोड़ा मैनेजमेंट चेंज करा था, जैसे इनके जो सीएफओ थे मनोज दिग्गा जी, उनके आने के बाद से इनकी बुक्स में काफी ज्यादा मेजर रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गए, एंड प्रोमोटर के बेटे भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सक्सेशन प्लानिंग भी थोड़े सेंस में रिजॉल्व है, एंड इनका बिजनेस मॉडल भी रिलेटिवली रोबस्ट है। एंड हमें मैनेजमेंट इंटरेक्शन करके थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले। एक तो ये है कि अभी लोग जो फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स टारगेट कर रहे हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स ही है जो फुल्ली फंडेड प्रोजेक्ट्स है। अब फुल्ली फंडेड प्रोजेक्ट्स का बेसिकली पॉइंट ये है कि इनका पास्ट में एक्सपीरियंस इतना बुरा रह चुका है, जहाँ पे लोग ने पूरे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर दिए, बट बिकॉज सामने वाले के पास पैसा नहीं था, तो ये वो लोग ने इनको पैसा पे ऑफ नहीं करा, जिसकी वजह से इनके डेट पाइल अप हो गए एंड इनके रिसीवेबल्स ही बढ़ गए। तो ये नहीं चाहते कि आगे फिर से इनको सिमिलर सिचुएशन फेस करनी पड़े, तो चाहे इनकी रेवेन्यू ग्रोथ स्लो होगी, बट ये लोग फुल्ली फंडेड प्रोजेक्ट्स पे ही फोकस करेंगे। एंड दे सी कि जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंडस्ट्री है वो अगले 15-20 साल में काफी अच्छा ग्रो करना चाहिए, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 4-5 साल में कुछ 600 करोड़ के तो आर्बिट्रेशन अवार्ड ही आ जाएंगे, एंड 180 करोड़ के बाद इनको सून एक्सपेक्ट करें कि अगले 1-2 क्वार्टर में आ जाएंगे, जिसमें से एनएआरसीएल जो है वो अराउंड 380 करोड़ के आर्बिट्रेशन मतलब एनसीएलटी में अपना डेट सेटल करने के लिए यूज करेगा। तो बाकी जो 300-400 करोड़ हो गए जो आर्बिट्रेशन अवार्ड से इनको मिलने वाले, वो इनके कैश बैलेंस में आ जाएगा। तो अगेन इनका आगे जाके कैश बैलेंस में भी इंप्रूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा हाई है अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड्स इनके सेटल हो जाते हैं। एंड इनने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जो विवाद से विश्वास स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसकी वजह से जो आर्बिट्रेशन क्लेम्स जो सेटलमेंट होती थी उसके टेन्योर बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गए, एंड करेंटली ये सेंट्रल लेवल पे ही अप्लाई हो रही है स्कीम। बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो भी बीजेपी के जो भी स्टेट्स है उसमें भी विवाद से विश्वास स्कीम अगर ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इनके आर्बिट्रेशन क्लेम्स के जो अवार्ड्स है वो बहुत ज्यादा क्विकली आने लग जाएंगे। एंड एक इसमें जो मेजर इशू पास्ट में सबको लग रहा था इंक्लूडिंग मी, वो ये था कि ऑल्दो रिस्ट्रक्चरिंग हो गई थी बुक्स में एंड इंडस्ट्री में टेलियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट इनके जो भी पीयर्स थे लाइक ईएमएस हो जाए या वीएटेक बाबा हो गए, वो लोग बहुत बड़े बड़े ऑर्डर विन्स दिखा रहे थे अपने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में, वाइल कंपनी कोई भी मेजर ऑर्डर विन क्यों नहीं दिखा रही थी। तो ये एक मेजर रिस्क था ऑन द अर्निंग विजिबिलिटी पर्सपेक्टिव। तो ये हमने मैनेजमेंट से कॉन कॉल में पूछा था, तो उन्होंने ये चीज मेंशन करी कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स में कंपनी इज L1। L1 इज बेसिकली लास्ट स्टेज ऑफ टेंडर में लोग पहुंच चुके हैं एंड इफेक्टिवली लोगों को ऑर्डर मिलने वाला है। अभी L1 जब LOI में कन्वर्ट होगा, दैट इज लेटर ऑफ इंटेंट, तब ये लोग एक्सचेंज में अनाउंसमेंट करेंगे। सो दे आर एक्सपेक्टिंग काफी अच्छा ऑर्डर फ्लो आने वाला है इनको, जो ये लोग अभी आगे अनाउंसमेंट में डालेंगे, तो वो भी एक वेरिएंट परसेप्शन शायद से बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एंड ये लोग के पास बिकॉज काफी अच्छी प्री क्वालिफिकेशन है इंडस्ट्री में, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी इनकी थोड़ी बैलेंस शीट में स्टिल थोड़े इश्यूज है जहाँ पे लोग कुछ 4-5 हजार करोड़ के ऑर्डर्स में बिड कर सकते हैं, बट सिंस ये लोग के पास प्री क्वालिफिकेशन तो पड़ी है, तो व्हाट दे आर डूइंग इज ये लोग की जो रिलेटेड पार्टी है उनके साथ जो भी इनके बाकी जो भी जेवी पार्टनर्स हो गए दैट इज, उनके साथ ये लोग वर्क कर रहे हैं, एंड उसके साथ दे आर टारगेटिंग की कुछ 2500 करोड़ के लोग ऑर्डर्स उनके साथ बिड करेंगे, जहाँ पे कंपनी कुछ भी उसमें मेजर वर्क नहीं करेगी एक्सेप्ट उनका जो प्री क्वालिफिकेशन है उसको यूज करके वो लोग टेंडर विन करेंगे। जो भी एग्जीक्यूशन का जो काम होगा वो इनका जेवी पार्टनर करेगा, एंड कंपनी का एक फिक्स परसेंटेज होगा कि फॉर इंस्टेंस ये लोग का 2500 करोड़ का इन लोगों ने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा, तो ये लोग 2500 करोड़ में से अपना 50% का रेवेन्यूज जेवी में रेवेन्यूज के साइड पे दिखाएंगे, बट जो भी 3 से 4% का इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो इंटायरली फर्स्ट ईयर इटसेल्फ इनके प्रॉफिट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे इनके ओवरऑल बुक्स में प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी आ सकती है विदाउट डूइंग एनी इंक्रीमेंटल वर्क। तो ऐसे टाइप के बिजनेस में इनके जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, बिकॉज आप ना पूरा काम आउटसोर्स कर दे रहे हो और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें आपका शेयरिंग हो रहा है, एंड आपका खाली प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए।
तो एक वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एंड ये लोग अभी कुछ 4,000 to 5,000 करोड़ के ऑर्डर बुक में बिड कर रहे हैं, जिसमें दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 12 to 14% के मार्जिन, जिसके से इनके ओवरऑल मार्जिन में भी काफी इंप्रूवमेंट आने वाला है। तो अगर मैं नटशेल में कंपनी को बताऊं तो मैनेजमेंट ने इसको बहुत ब्यूटीफुली समराइज करा था। वो ये था कि कंपनी शुड बी लुक्ड एट लाइक अ स्टार्टअप wherein the company has huge experience, strong tailwinds, strong pre-qualifications and lack of any past baggage because अभी लोगों की बैलेंस शीट भी क्लीन हो चुकी है, and a committed promoter group that is consistently infusing funds in the business. एंड सिंस ये लोग काफी सिलेक्टिवली ऑर्डर्स ले रहे हैं, इनका पास्ट में इन लोगों ने जो पुअर एक्सपीरियंस देखा है, उसके से इट इज एक्सपेक्टेड कि इनके जो फ्यूचर डिसीजंस होंगे दैट माइट बी मोर वाइज। सो इन दैट सेंस दिस इज अ बेटर स्टार्टअप टू प्ले द इंडस्ट्री टेलविंड। बट अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन हियर इज कि ये शेयर लास्ट 6-7 मंथ्स में काफी ज्यादा रैली कर चुके हैं, तो मे बी वैल्यूएशन शायद से उतनी लिक्विडेटिव नहीं होगी अगले 1-1.5 साल में। सो वो चीज हमको देखनी पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। बट रिगार्डलेस, बिकॉज इंडस्ट्री में टेलविंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कंपनी ने अपनी जिस हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग करी है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी टू कीप ट्रैक ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। अब हमने काफी सारी ऐसे अच्छी कंपनीज के बारे में डिस्कस करा है जिसकी इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है। तो अब हम और ऐसे 2-3 इंडस्ट्रीज कवर करेंगे जिसमें टेलविंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड उसमें से कौन सी की कंपनीज है जो बेनिफिट कर सकती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेलविंड। सो द नेक्स्ट सेक्टर दैट डज लुक वेरी इंटरेस्टिंग इज टेलीकॉम। अब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर लास्ट 5-6 साल में काफ़ी वियर्ड डेवलपमेंट्स हुई, वेरिन एक टाइम पे जब 12-13 प्लेयर्स से इंडस्ट्री में, दैट इज नाउ कंसोलिडेटेड टू ओनली 3 to 4 प्लेयर्स, जिसमें से अदर देन जियो एंड एयरटेल, वी एंड BSNL आर स्टिल स्ट्रगलिंग। हाउएवर काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऑन दैट फ्रंट। लाइक वी के अंदर अभी बहुत मेजर फंड इन्फ्यूजन हुआ था, जिसके से इट इज एक्सपेक्टेड कि वो बिजनेस आगे सस्टेन कर जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, एंड देयर विल नॉट बी ओनली 2 प्लेयर्स, बिकॉज गवर्नमेंट का ये मैंडेट क्लियरली दिख रहा है कि दे डोंट वांट कि इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ओलिगोपोली जैसी बन जाए या डुओपोली बन जाए रादर, जहाँ पे खाली 2 प्लेयर ही पूरी इंडस्ट्री कंट्रोल करे। सिमिलरली BSNL जो एक गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, वहां पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सडनली ग्रोथ एंड एक्सपांशन के प्लान्स की बातें होनी स्टार्ट हो गई है, एंड उसके अंदर थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी भी हो रही है। लाइक MTNL जो एक और गवर्नमेंट की कंपनी है, उसके शायद से मैनेजमेंट का रेंज शायद से BSNL टेक ओवर कर लेगा, एंड BBNL दैट इज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जिसका की वर्क होता है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाना इन इंडिया, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द भारत नेट पॉलिसी, भारत नेट स्कीम दैट इज, उसका और BSNL का भी अभी मर्जर हो गया है। तो इट शोज कि कुछ तो टॉप लेवल पे डेवलपमेंट्स हो रही है, जिसकी वजह से BSNL भी आगे जाके शायद से ग्रोथ कर देगा। एंड अगर हम लास्ट 2-3 क्वार्टर के डेटा देखेंगे तो एयरटेल एंड जियो शायद से अपने कस्टमर्स लूज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम लाइक्स ऑफ BSNL आर एक्चुअली इंक्रीजिंग दैट एक्सिस्टिंग कस्टमर बेस। तो ये क्लियरली साइंस है कि BSNL रिवाइव हो रहा है। But I feel कि rather than betting on something like a BSNL और MTNL, it is much more prudent to bet on their ancillaries. तो अगेन उनका एक जो की एंसिलरी है वो है सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड, विच इज अ प्ले ऑन द टेलीकॉम रिवाइवल, यानी एक 1,600 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। अब इनके 2-3 की काम होते हैं। ये लोग बेसिकली टावर इरेक्शन का काम करते हैं, जिसमें ये लोग IP1 का इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे लोग की एक्सक्यूज मी 10-15 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे ये लोग का शेयरिंग रहता है रेवेन्यूज का। बेसिकली ये लोग गवर्नमेंट के साइट्स में जाके अपने टावर इरेक्ट करते हैं, एंड उसमें ये लोग के रेंटल्स भी कम होते हैं, एंड ये लोग फोकस बेसिकली ऐसा करते हैं कि ये लोग वहाँ पे टावर्स इरेक्ट करें जहाँ पे थोड़ा पॉपुलेशन जो है उसका डेंसिटी ज़्यादा हाई है। सो इनके जो मेजोरिटी जो भी टावर्स है दैट इज इन स्लम एरियाज वर्सेस एकदम पॉश एरियाज। उसमें इनका बेनिफिट ये होता है कि अभी जो भी पॉश एरियाज है उसमें सब ऑलरेडी वाईफाई एंड क्लियर नेटवर्क वो सब उनके अवेलेबल है, बट जो स्लम एरियाज है और जो बहुत नेशन स्टेट में जो डेवलपिंग एरियाज है, वहाँ पे आजकल फोन का जो कंजम्पशन है और यूज केस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उनके लिए ये जो टेनेंट्स इनके जो टावर्स होते हैं उसका रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हाई होता है, एंड बिकॉज एक पर्टिकुलर टावर लगा के आसपास में काफी अच्छा रेवेन्यू से लोग लाभ पाते हैं बिकॉज ऑफ द शेयर डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इनका बिजनेस मॉडल इज लिटिल सुपीरियर टू समथिंग लाइक इंडस टावर, जो एक भारतीय एयरटेल की कंपनी है, जो जनरली स्लम एरियाज में नहीं बाकी अदर एरियाज में टावर इरेक्शन का काम करते हैं। एंड ये लोग फाइबर इंस्टॉलेशन का भी वर्क कर रहे हैं, जिससे करंटली ये लोग का इतना मेजर रेवेन्यूज नहीं आ रहे, बट आगे जाके इट इज एक्सपेक्टेड कि काफी अच्छे रेवेन्यूज आने वाले हैं इनके गोइंग फॉरवर्ड। एंड इनका बहुत अच्छा मार्केट में प्रेजेंस भी है, एंड जो जो कस्टमर्स के लोग केटर करते हैं जो ये पर्टिकुलर एरियाज में केटर करते हैं उसमें दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स। लाइक
बॉम्बे साइड में इन लोग के जो टावर इरेक्शन का काम है, मेजोरिटी एरियाज में इनके ही टावर्स इरेक्ट होते हैं। एंड ये लोग IP1 लाइसेंस होल्डर है, जिससे ये लोग रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं। ये लोग स्मॉल टावर इरेक्शन का भी काम करते हैं, स्मॉल सेल टावर्स ये लोग कहते हैं, जो जिसका आगे जाके बहुत अच्छा स्कोप है ग्रोथ का, बिकॉज ऑफ द 5G रिवाइवल। अब इसमें की थीम क्या बन रहा है वो ये है कि करंटली अराउंड इनका 60-70% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम एयरटेल एंड जियो, एंड बाकी जो भी 20-30% है वो वी और BSNL से आता है। बट मैनेजमेंट का ये गाइडेंस ही अगले 3-4 साल में जो BSNL एंड वी का जो ओवरऑल रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूशन होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, लाइक 70-80% कॉन्ट्रीब्यूशन खाली ये BSNL और वी से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। एंड बहुत एम्बिशियस इनके ग्रोथ प्लान्स भी है। सो FY25 में दे आर प्लानिंग कि कुछ हम लोग 450 करोड़ का केपेक्स करेंगे, सिमिलरली FY26 में भी कुछ 300 से 400 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं। एंड माइंड यू, दिस इज ओनली 1600 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, सो इनके लिए काफी बड़ा स्केल का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। एंड इनके जो टेनेंसीज होते हैं टावर की, दैट आर मच हायर देन इंडस टावर, बिकॉज जैसे हमने डिस्कस करा ये लोग स्लम एरियाज में ज्यादा फोकस करते हैं। एंड सिंस एक छोटी कंपनी है, ये लोग ज्यादा काम आउटसोर्स नहीं कर रहे, सब इन हाउस कर लेते हैं, तो इनके जो मार्जिन भी होते हैं वर्सेज अदर प्लेयर्स, दैट आर मच हायर। तो अगेन एज वी डिस्कस बिफोर, ये लोग टावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सप्लाई का काम देते हैं, दैट इज फाइबराइजेशन में ये लोग हेल्प करते हैं। एंड ये लोग स्मॉल सेल टावर्स में इनका काफी अच्छा प्रेजेंस है। तो करंटली लोग के अराउंड 3,800 टेनेंसीज वाले स्मॉल सेल टावर्स है। एंड ये लोग की काफी एम्बिशियस गाइडलाइंस है, जैसे ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ FY25 दे विल ट्राई टू स्केल दिस अप टू 8,000 to 10,000 टेनेंसीज। एंड अगले साल कुछ 15-20 हजार की टेनेंसीज ये लोग करने का टारगेट कर रहे हैं। एंड जैसे 5G का अडॉप्शन बढ़ता रहेगा, टेलीकॉम में ओवरऑल एडवांसमेंट आती रहेगी, तो सुयोग जैसी जो कंपनीज है दैट विल नेचुरली बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेलमेंट। सो जैसे हमने डिस्कस करा, इनका सिंस आगे जो भी ऑर्डर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन आने वाला है दैट विल कम फ्रॉम BSNL एंड वी। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 3,000 टावर एडिशन विल कम फ्रॉम वी एंड BSNL, अराउंड 400 टावर्स एडिशन विल कम फ्रॉम MTNL, एंड अराउंड 1,000 टावर्स, again I'm talking about towers and not tenancies, that will come from uh, this particular area, जो न्यू स्मॉल सेल टावर ये लोग जो कहते हैं वो। सो लोगों ने जो गाइडेंस दिया वो ये है कि करंटली उनके अराउंड 5,000 टेनेंसीज हो गई है, एंड बाय द ईयर एंड दे आर टारगेटिंग कि 10,000 टेनेंसीज हो जानी चाहिए। एंड बाय FY26 दे आर सेइंग कि हमारी 15,000 टेनेंसीज हो जाएगी। सो इफेक्टिवली लोग अगले 2 साल में अपनी ट्रिपल कर देंगे टेनेंसीज। यानी कि जो ये जो 10,000 टेनेंसीज की बात कर रहे हैं उसमें से मेजर जो काम होगा वो Q3 एंड Q4 में एग्जीक्यूट होने वाला है। सो Q3 Q4 में इनका रेवेन्यू में बहुत मेजर जंप आएगा, बिकॉज अगेन आपकी इफेक्टिवली जो कैपेसिटी होगी वो डबल हो रही है। एंड उसका जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो अगले FY26 में और ज्यादा आएगा, बिकॉज ये कि Q3 Q4 में टेनेंसी स्टार्ट हो रही है, तो FY26 में पीक आउट होने लग जाएगा। इन दैट सेल्स काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आने वाला है। अगर थोड़ा और हम टेलमेंट्स की बात करें, तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो फाइबराइजेशन का काम है, दैट इज फाइबर टू होम वाला नेटवर्क का इन लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें करंटली बहुत नेग्लिजिबल रेवेन्यूज आते हैं, बट अगले 2-3 साल में दे आर एक्सपेक्टिंग के अराउंड 10-15% का रेवेन्यूज तो खाली उधर से ही आ जाएगा। एंड इन लोगों ने BSNL के तभी जो अग्रीमेंट करी है दैट इज फॉर 15 ईयर्स का टेन्योर। तो अगर BSNL 15 साल का टेन्योर का अग्रीमेंट कर रही है विद प्लेयर्स लाइक सुयोग, तो नेचुरली आगे इनको अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है। एंड बेस्ड ऑन आर इंटरेक्शन विद द मैनेजमेंट, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बोली थी कि पास्ट में BSNL भी जैसी कंपनीज थी, उसके जो एम्प्लॉयज थे वो लोग खाली से गवर्नमेंट कंपनी का काम समझ के करते थे कि काम कर लेना हमें ऐसे। बट अब सडनली सब नंबर्स की बहुत बातें करने लग रहे हैं कि हमें इतना ग्रोथ लाना है, इतने हमें सब्सक्राइबर्स का एडिशन लगाना है। तो ओवरऑल जो कंपनी लेवल पे भी है ना, जो इनके एंड यूजर कस्टमर्स है, उधर कंपनी लेवल में भी मोरल काफी ज्यादा बूस्ट हो गया इनके एम्प्लॉयज का, जिसका आई थिंक सो एक सॉफ्ट इंडिकेटर है कि कैसे इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, तो कंपनीज लाइक सुयोग शुड लाइकली बेनिफिट। अब अनदर इंटरेस्टिंग टेलमेंट हियर इज जो अलग कंपनी जो डिस्कस करेंगे, दैट इज जेड टेक लिमिटेड, जो एक SME कंपनी है। अब दिस इज अ प्ले ऑन एक्सपेरिंशियल कंजम्पशन। तो पोस्ट कोविड काफी हमने पैटर्न ऑब्जर्व करे ऑफ रिवेंज स्पेंडिंग। तो चाहे फिर कोई भी थीम पार्क हो लाइक वंडरला या इमेजिका, या फिर कोई भी कॉन्सर्ट हो जैसे कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो, पीपल आर नाउ विलिंग टू स्पेंड गुड बक्स ऑन एक्सपेरिंशियल कंजम्पशन। अब इससे क्या होगा कि जो भी थीम पार्क और ये सब जो बना रहे हैं वो लोग नेचुरली बेनिफिट कर रहे हैं। इसमें भी काफी डिफरेंट टाइप का प्ले है, वेर इन देयर आर सेवरल गवर्नमेंट्स जो क्या करने की ट्राई कर रही है। बेसिकली वो लोग अपने अलग से खुद के थीम पार्क डेवलप कर रहे हैं, एंड उसका थीम पार्क का कंसेप्ट काफी डिफरेंट है। वो जो थीम पार्क होगी बेसिकली, वो ये लोग जो स्क्रैप मटेरियल होता है
उसको रिसाइकल करके डेवलप करेंगे। तो अगर हम ये इसमें फोटोज देखें तो चाहे ये शहीदी पार्क हो, वेस्ट टू वंडर पार्क हो, ये सब इफेक्टिवली स्क्रैप के थ्रू ये लोग ने पूरे पार्क डेवलप करे हैं। एंड ये जो पार्क डेवलप कर रहे हैं लोग स्क्रैप के थ्रू, गवर्नमेंट जो कर रही है, उसमें ये लोग जो प्लेयर है जिसके थ्रू ये लोग सब काम करा रहे हैं, उसमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री इज करेंटली जेडटेक लिमिटेड। सो अगेन इसमें अराउंड 2017 के टाइम पे मैनेजमेंट का चेंज आया था, बट ये लोग लास्ट 20 साल से इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। एंड अगर हम खाली थीम पार्क का बिजनेस समझने की ट्राई करते तो ये लोग पार्टनरशिप करते हुए गवर्नमेंट, इन लोगों का कुछ रेवेन्यू शेयरिंग रहता है, जहाँ पे ये लोग कुछ 150-200 रुपए की खाली ये लोग टिकट सेल करते हैं। एंड इनका पे बैक पीरियड इतना अच्छा होता है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स कि विद इन 6 मंथ ऑफ द प्रोजेक्ट्स ये लोगों का पूरा पे बैक हो जाता है केपेक्स का। एंड सिंस ये लोग वेस्ट से थीम पार्क क्रिएट कर रहे हैं तो इसका टेलविंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का मैंडेट है कि कैसे आप किसी भी चीज को रिसाइकल करके कंजप्शन करोगे। तो आई थिंक सो दिस फिट्स इन दैट पर्टिकुलर बास्केट। अब ये लोगों का काम खाली थीम पार्क का नहीं है, ये लोगों के और दो की सेगमेंट्स है। एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का, ये लोग ने अराउंड 2020 के पीरियड में एक टेक्नोलॉजी है GEIST, जी टेक्नोलॉजी ये लोगों ने अक्वायर करी थी, जिससे ये लोग वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। एंड ये लोग का अराउंड 20 करोड़ का ऑर्डर बुक है स्पेस में। एंड जैसे हमने डिस्कस करा कि एंटायर वाटर सेगमेंट में काफी मेजर टेलविंड्स है, तो नेचुरली वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या जो रिसाइकलिंग का जो काम होगा उसमें भी काफी अच्छा डेवलपमेंट है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है। एंड जेडटेक केस बिकॉज एक टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटेंस है, उसके बाद अच्छा ऑर्डर बुक और आगे अच्छे कस्टमर्स इनको मिल रहे हैं, तो इधर भी एक अच्छा टेलविंड है इनके पास। एंड इनका जो एक और सेगमेंट है दैट इज जियो टेक्निकल स्पेशलाइज सोल्यूशंस। अब ये लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो भी एग्जीक्यूशन वाला जो काम होता है उसमें ये लोग थोड़ा अपना गाइडेंस और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी का मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि अगेन दिस इज अ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, तो बहुत ज्यादा मेजर डेटा अवेलेबल नहीं है सच। आप इनकी लास्ट कॉन कॉल पढ़ सकते हो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द शेयर टेलमेंट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड क्या मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अराउंड 150 करोड़ का इनका अभी टोटल ऑर्डर बुक है। हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए इनके पास एक डेडिकेटेड सीईओ है। एंड इनके जो सोल्यूशंस है, चाहे फिर वेस्ट वाटर डेवलपमेंट हो जाए, थीम पार्क डेवलपमेंट हो जाए, ये सब इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज में टेलविंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफी कम कम प्लेयर्स है इन दिस पर्टिकुलर नीश एरियाज। एंड इनके जिस सबसे इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट करे अराउंड 20-25% के इनके आरओसीज है खाली बिजनेस में, एंड डिस्पाइट बीइंग अ प्रीटी नेसेंट स्टेज के बिजनेस। एंड इनकी जो गाइडेंस भी दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो दे आर गाइडिंग कि FY 2025 में इनकी सेल्स डबल हो जाएगी एंड प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगी। एंड सिमिलरली FY 2026 FY 2027 में भी इनका गाइडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस कैन बी अ वेरी फास्ट ग्रोथ कंपनी। अगेन वैल्यूएशंस करना थोड़ा टफ है, आई थिंक इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 45-50 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, आई थिंक सो। एंड लास्ट 1-1.5 मंथ में काफी मेजर रनअप भी आया इस पर्टिकुलर कंपनी में। बट गिवन दिस पर्टिकुलर टेलविंड्स, आई थिंक सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी टू कीप ट्रैक ऑफ। Again, I have no particular investment in this particular industry, but yeah, company rather. But since growth काफी अच्छा दिख रहा है, management team strong है, so this is a pretty good stock to keep in one's watch list. अब हम लास्ट एक जो कंपनी कवर करेंगे दैट इज जीना सीखो लाइफ केयर। ये एक बहुत ही डिफरेंट इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। सो हमारा जैसे साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है तो हम लोग सब एलोपैथी और ये सब में काफी बिलीव करते हैं। एंड अगेन साइंस का वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम जो हमारे ट्रेडिशनल जो मेडिकल साइंस थे दैट इज आयुष, उसका अब अडॉप्शन आगे जाके काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। एंड उसमें ही जो आयुर्वेदा की जो मेडिसिन होती है, चाहे उसमें ट्रीटमेंट हो जाए या मेडिसिन प्रोवाइड करना हो गया, दैट इज द ओवर द काउंटर मेडिसिन जो प्रोवाइड करना होता है, उसमें बहुत कम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है इन द इंडस्ट्री। एंड उसमें से एक जो प्लेयर है जिसने बहुत अच्छे वे में अपने बिजनेस को स्केल अप भी करा है, दैट इज जीना सीको लाइफ केयर। तो दिस इज अ 3800 करोड़ मार्केट कैप बिजनेस। इनके दो प्राइमरी सेगमेंट है। एक तो ये लोग हॉस्पिटल्स के साथ वर्क करते हैं, जिसमें इनकी खुद की थोड़ी हॉस्पिटल है, थोड़े इनके फ्रेंचाइजी के ये लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट्स देते हैं आयुर्वेदा के थ्रू। एंड इनकी अलग से ये लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन भी सेल करते हैं। सो करंटली इनका जो स्प्लिट अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उससे अराउंड 43% का इनका ओवरऑल रेवेन्यूज आ रहे हैं। बाकी 57% इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। अब ये बिजनेस इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में इनके अराउंड 90% के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। सिमिलरली इनका आयुर्वेदा हेल्थ केयर का जो बिजनेस है उसमें बिकॉज इनका जो केपेक्स होता है पर सीट दैट इज सो लेस, तो ये लोग का जो टर्न अराउंड टाइम होता है फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड जो इनके केपेक्स करते हैं दैट इज वेरी स्मॉल। सो दे से कि ये लोग कोई भी केपेक्स करते हैं पर्टिकुलर बेड लगाने का हॉस्पिटल में, तो उसका ये लोग का पेबैक आ जाता है विद इन 5 मंथ्स। 5 मंथ से भी कम में इनको पूरा पेबैक आ जाता है फॉर द पर्टिकुलर बेड का जो केपेक्स कर रहे हैं।
एंड अगेन ये हमारे ब्रॉड बेस्ड थीम में बैठ रहा है कि एक तो टेलविंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूनिट इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री में काफी अच्छे है, जहाँ पे आप जो केपेक्स कर रहे हो आपका रिटर्न काफी अच्छा आ जा रहा है और अच्छा रेट पे आ रहा है। एंड अगर इस बिजनेस की हम स्केल अप की बात करें तो एक टाइम पे ड्यूरिंग FY 23 में ये लोग पर बेड से रेवेन्यूज कर रहे थे अराउंड 1600 रुपीज के, एंड अभी ये लोग अराउंड 7900 से 8500 रुपीज पर बेड रेवेन्यूज कर रहे हैं। तो पर बेड से ये लोग काफी ज्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, जिससे इनके यूनिट इकोनॉमिक्स भी काफी ज्यादा बूस्ट हो रहे हैं। एंड आयुर्वेद मैनेजमेंट का अगेन ये कमेंट्री था कि आयुर्वेदा हैज बीन इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हाउएवर उसको कभी भी हमने अच्छे वे में मार्केट ही नहीं करा इंडिया में कि उसको एक वायबल ट्रीटमेंट सोल्यूशन की तरह काफी लोग देखे। Hence, a company with an aggressive focus on growth and market is managing to grow at a very fast stage, which is visible from the company's growth as well as the revenue, average revenue per user या per bed जो हम कहते हैं, वो हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपनी काफी अच्छे वे में स्केल अप कर रही है। एंड अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बाकी जो भी ऑर्गेनाइज वे में इनकी जो पीयर्स है लाइक जिंदल नेचुरोपैथी इन बैंगलोर, मैनेजमेंट ने ऐसा अपने कॉन्कॉल में बताया था कि डिस्पाइट वो इतने साल से इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं बट वो अभी तक लॉसेस में चल रहे हैं, वेरेस अ कंपनी लाइक जीना सीको has not only been profitable but it has also scaled up the business in a very fast manner. सो इससे ये चीज दिख रहा है कि ये लोग जो रेजर शार्प वे में फोकस कर रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में फोकस कर रहे हैं, उसका बेनिफिट कंपनी को आ रहा है। And अगर हम इनके केपेक्स की बात करें, जैसे हमने डिस्कस करा कि पर बेड इनका खाली 2.5 से 3 लाख का केपेक्स आता है, विद इन 5-6 मंथ्स में लोग पूरा रिकवर कर लेते हो पैसे का। एंड इनके जो ROCs होते हैं दैट इज वेरी वेरी हाई। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग अराउंड 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी डबल डिजिट ROC क्लॉक कर लेते हैं, विच इज अराउंड 25-30% ROC लोग जो अभी करंटली क्लॉक कर रहे हैं। एंड अगर ये लोग 70% के ROC मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में पहुंच जाते हैं तो इनके इंक्रीमेंटल जो ROCs हो गए दैट विल बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो ऐसे बिजनेस ही हमें एज स्मार्ट सिंह काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। अगेन जस्ट अ क्वेश्चन, आई हैव नो इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी बट बिकॉज टेलविंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट अच्छे वे में ग्रोथ के गाइडेंस देख रही है, तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक टू कीप इन वंस वॉच लिस्ट। तो अगेन दिस इज अ प्योर प्ले ऑन एंशिएंट मेडिसिन। तो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में ये बताया था कि इनका गाइडेंस है कि FY 25 में ये लोग अराउंड 450 करोड़ के सेल्स क्लॉक करेंगे, एंड इनका टारगेट ये है कि ये लोग 25% के नेट प्रॉफिट मार्जिन क्लॉक करेंगे, विच इज अ वेरी एबनॉर्मल गाइडेंस बिकॉज ये लोगों ने लास्ट ईयर में 21% के तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गाइड क्लॉक करे थे। तो इस साल जैसे 25% के तो हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन से लेके आ जाएंगे। तो अगर ये लोग लेके आ पाएंगे तो गिवन द ग्रोथ दैट दे आर शोकेसिंग एंड अराउंड 100 करोड़ के इनका पैट आ जाएगा, तो उस हिसाब से इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 35 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। जनरली हॉस्पिटल जो बिजनेस है वो थोड़ा हायर वैल्यूएशन मल्टीपल पे ट्रेड करता है बिकॉज इज सेक्युलर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी होता है एंड थोड़ा कंपेटिटिव इंटेंसिटी भी रिलेटिवली कम है। एंड सिंस आपके ROCs काफी अच्छे होते हैं इस इंडस्ट्री में, तो जनरली ऐसे कंपनीज को वैल्यूएशन मल्टीपल अच्छा मिलता है इन जनरल। इस केस में स्पेशल बात यह है कि जनरली जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। आप कोई भी हॉस्पिटल नया लगाते हो तो आपको मिनिमम 2-3 साल तो खाली उसका केपेक्स से जो पे बैक पीरियड होता है उसको लाने में लग जाता है। वेरएस जेना सीको का जो बिजनेस मॉडल है उसमें ये लोग 5-6 महीने के अंदर ही अपना पूरा जो केपेक्स कर रहे हैं वो रिकवर कर पा रहे हैं। तो इन दैट सेंस अगर सिंस इंडस्ट्री में वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है एंड अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेगमेंट में ट्रांसफर होगा एंड ओवरऑल आयुर्वेदा का भी ऐसा इंडस्ट्री में ग्रोथ बढ़ता रहेगा, तो कंपनीज लाइक जीना सीको विल बेनिफिट। सो मैनेजमेंट ने कॉल में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट शेयर करा था कि जो कैशलेस क्लेम्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, जनरली वो लोग पहले आयुष जो सर्विसेज होती है, आयुर्वेदा हो गया, यूना हो गया, ये सब जो भी नेचुरोपैथी हो गई, ये सब जो भी सर्विसेज होती है उसका पास्ट में कभी भी कैशलेस क्लेम में एडमिट नहीं कर सकते थे, आपको अलग से रीइंबर्समेंट मांगना पड़ता था बिकॉज मे बी थोड़ा नेगेटिव बायस था कि ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है फॉर द कस्टमर्स या फिर हॉस्पिटल के जो भी मतलब क्लाइंट्स हैं। बट अब आई गेस बिकॉज अडॉप्शन इतना बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो अप्रैल के टाइम से कैशलेस क्लेम फॉर द फर्स्ट टाइम हैज स्टार्टेड इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो नेचुरली अगर इंश्योरेंस कंपनीज भी ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को बेनिफिट करने लग जाएगी, सो पीपल माइट स्टार्ट टू अडॉप्ट दिस एंशिएंट मेडिसिन स्टाइल अ बिट मोर गोइंग फॉरवर्ड। तो इन दैट सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड है और सेक्युलर टेलविंड दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड। एंड सिंस काफी कम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं इन दिस इंडस्ट्री जो प्रॉफिटेबली रन कर पा रहे हैं एंड जीना सिको इज वन ऑफ देम, सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक टू कीप ट्रैक ऑफ। सो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया ऑन द ग्रोथ पर्सपेक्टिव, तो दे आर सेइंग कि अभी इनके आई गेस अराउंड 1000 बेड्स है, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है 1300 बेड्स है इनफैक्ट।
सो दे आर सेइंग कि बाय FY25 एंड हम लोग 2100 बेट्स कर देंगे, एंड अगले 3 साल में हमारा टारगेट है कि हम लोग 3000 बेट्स कर देंगे। एंड ये लोग ने अपने कॉन कॉल में ये भी बताया था कि ये लोग क्या करंटली खाली 37% ऑक्यूपेंसी में चल रहा है। तो अगर इनकी ऑक्यूपेंसी 37% से 50% हो गई तो इनकी पैट में कुछ 50% का ग्रोथ आ जाएगा। तो एक तो आपका करंटली ऑक्यूपेंसी काफी कम है, उसमें इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हाई है, एंड आप लोग जो इंक्रीमेंटल जो कैपेसिटी डाल रहे हो उसकी वजह से भी ग्रोथ आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। सो इसलिए ये कंपनी काफी अच्छा बेनिफिट कर सकती है फ्रॉम द टेलविंड्स गोइंग फॉरवर्ड। सो अगेन हमने थोड़ा डीप में 6 कंपनीज डिस्कस करी, जिसमें हर एक कंपनी कुछ ना कुछ टेलविंड्स के थ्रू गो थ्रू कर रही है। बिजनेस में या तो मैनेजमेंट ने बहुत एफिशिएंसी से वर्क करा है, या फिर कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई है इंडस्ट्री में, या फिर कंपनी में इटसेल्फ, जिसकी वजह से ये कंपनीज बेनिफिट कर रही है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पर्सपेक्टिव। अगेन थोड़ी कंपनीज की वैल्यूएशन शायद से थोड़ी रीजनेबल होगी, एंड थोड़ी कंपनीज की वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा ऑप्शन होगी, गिवन हम लोग बुल मार्केट फेज में है। बट इस वीडियो का आइडिया अगेन टू गिव यू अ चेकलिस्ट कि कैसे हम कौन सी कंपनीज देख रहे हैं, क्या पैरामीटर्स में चेक कर रहे हैं, जिससे आप भी और ऐसी जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो फॉर फर्दर रिसर्च वर्क। So I hope you like this session, and if you do, then you can like, share and subscribe to our YouTube channel and share this particular video. And आपको कोई भी और अच्छी कंपनी आपको जो इंटरेस्टिंग लग रही हो, and if you want us to do an analysis in that particular company, any particular investing concept, then you can feel free to share that in the description box. That is the comment section below. So thank you so much for watching this session. Goodbye.